16 साल की उम्र तक मैं पेई परिवार का लाडला बड़ा बेटा था। मॉम डैड का प्यार, बड़ी बहन की एक्स्ट्रा केयर, जिंदगी बिल्कुल टेंशन फ्री चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन पेई वांग डीएनए रिपोर्ट लेकर घर आ गया। तभी पता चला कि सालों पहले हॉस्पिटल में बच्चों की अदला बदली हो गई थी। असली बेटा वो था और मैं बस किसी और की जगह जी रहा था। मैं खुद ही घर छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मेरे असली पेरेंट्स पहले ही गुजर चुके थे। माम मुझे ऑर्फन बनते नहीं देख पाईं, इसलिए ऑफिशियली मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। अडॉप्टिव पेरेंट्स मेरे साथ अच्छे थे, बहन भी पहले जैसी ही रही और पेई वांग ने भी कभी मुझे ओपनली परेशान नहीं किया। मैं उनके लिए दिल से थैंकफुल था। लेकिन बाद में एक हादसा हुआ। ड्रामा सेट के बैकस्टेज में पेई वांग की एक एक्टर से लड़ाई हो गई। बहस के दौरान वो आदमी सीढ़ियों से गिर गया और कोमा में चला गया। वहां सीसीटीवी नहीं था, लेकिन किसी न किसी को ब्लेम लेना ही था, और उस वक्त वहां मौजूद अकेला विटनेस मैं था। डैड रोते हुए मेरे पास आए। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, शीचुआन, क्या तुम अपने भाई की जगह जेल चले जाओगे? पेई वांग मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया, खुद को थप्पड़ मारते हुए बार बार माफी मांगता रहा। पूरा परिवार रो रहा था और आखिरकार मैंने हां कह दिया। मैंने उसके लिए क्राइम अपने सिर ले लिया। जेल गया। 5 साल तक नरक देखा। शुरुआत में परिवार मिलने आता था, कोई गिल्ट में रोता, कोई रिग्रेट जताता, लेकिन धीरे धीरे सब आना बंद हो गया। एक बार जेल में एक्टिविटी हुई। वार्डन ने पूछा, रिहा होने के बाद क्या करना चाहते हो? मैंने बहुत देर सोचने के बाद आंसर शीट पर लिखा, मैं मॉम डैड से एक बार मिलना चाहता हूं। पास बैठा कैदी हंस पड़ा। इतनी छोटी सी विश, पेरेंट्स तो खुद लेने आएंगे तुम्हें। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जिस दिन मैं सच में जेल से बाहर आया, कोई नहीं आया। सिर्फ पेई फैमिली का असिस्टेंट मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आया और एक बड़ा अमाउंट देकर चला गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझ गया। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मैंने पैसे नहीं लिए, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ड्रामा नहीं था। बस अब पेई परिवार का और कुछ लेना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे 20 साल पाला था। मैंने उनके बेटे के लिए 5 साल जेल काटी। हम बराबर हो चुके थे। उसके बाद मैंने किराए का छोटा सा कमरा लिया और बड़ी मुश्किल से एक जॉब ढूंढी जहां क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद मुझे रखा गया। लेकिन सिर्फ आधे महीने बाद मुझे निकाल दिया गया। मैं बार बार रीजन पूछता रहा, तब जाकर मैनेजर बोला, तुमने गलत लोगों को नाराज कर दिया है। मैं कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा, फिर सब समझ गया। मेरे जैसे इंसान को दबाने के लिए और कौन होगा सिवाय पेई परिवार के। उस दिन मैं अपना बैग लेकर बारिश में सड़क पर चलता रहा। हल्की ठंडी बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं। जब सिटी स्क्वायर के पास पहुंचा तो बड़े एलईडी स्क्रीन पर पेई वांग की लाइव अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। स्टेज पर वो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ चमक रहा था। कैमरा ऑडियंस की तरफ गया और मैंने मॉम डैड को आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए देखा, जैसे वो उनकी सबसे कीमती चीज हो। उसी पल मुझे जेल में हुई पहली मुलाकात याद आ गई। तब डैड मुझे देखकर रो पड़े थे। उन्होंने कहा था, शीचुआन, जब तुम बाहर आओगे, डैड तुम्हें जिंदगी भर संभालेगा। डैड तुमसे प्यार करता है। लेकिन 2 साल पहले जब मैं उनसे आखिरी बार मिला, उनकी आंखों में सिर्फ हल्का सा गिल्ट बचा था। उन्होंने धीमे से कहा, शीचुआन, शाओ वांग की सुवानी से एंगेजमेंट होने वाली है। वो उससे बहुत प्यार करती है। जब तुम जेल से बाहर आओ, क्या तुम यहां से दूर चले जाओगे? हम नहीं चाहते सू फैमिली को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चले। सुवानी, सू फैमिली की प्रिंसेस। जेल में टीवी होता था। कभी कभी मैं उसकी खबरें देख लेता था। पूरा एंटरटेनमेंट सर्कल कहता था कि वो फेमस प्ले गर्ल थी। लेकिन पेई वांग के लिए बदल गई। उसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उतरी। उसके लिए रिसोर्सेज जुटाए। उसके लिए अवार्ड्स तक पर्सनली प्रेजेंट किए। कभी कभी मैं पेई वांग से जेलस होता था। उसके पास पेरेंट्स थे, करियर था, लव था, और कोई था जो उसे पूरे दिल से चाहता था। मेरे पास कुछ भी नहीं। ना फैमिली, ना फ्यूचर, ना कोई अपना। जहां तक सुवनी से शादी की बात है, वो पूरी तरह एक्सीडेंट थी। जॉब से निकाले जाने के बाद मैं होम टाउन लौट आया और एक छोटे रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगा। काम बहुत टायरिंग था। मुझे नहीं पता उसे मेरा पता कहां से मिला। जिस दिन वो आई, मैं एक ड्रंक कस्टमर को बियर सर्व कर रहा था। वो आदमी नशे में गालियां देने लगा। मैंने इरिटेट होकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। वो आग बबूला हो गया और मुझे लात मारकर नीचे गिरा दिया। खाना और शराब मेरे ऊपर फैल गई। शरीर जलने लगा। वो फिर मारने ही वाला था कि अचानक चुप हो गया। मैंने सिर उठाया और उसकी जगह सुवानी को खड़ा देखा।
उसकी आंखें रात के तारों जैसी चमक रही थीं। वो हल्का सा मुस्कुराई। पे शीचुआन, तो तुम सच में यहां छिपे हुए हो? मैं उठकर जाने लगा, लेकिन पीछे से उसकी आवाज आई, इतनी मिजरेबल हालत में जी रहे हो, मुझसे शादी करोगे? मैं शॉक में मुड़ा। तुम पागल हो? सीरियस हो? उसने मुझे कुछ सेकंड देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, इमोशंस पढ़ना इम्पॉसिबल था। फिर बोली, स्ट्रेट बात बताती हूं, तुम्हारे भाई ने मुझे छोड़ दिया, मेरा मूड खराब है, और तुम्हें भी उसी फैमिली ने बर्बाद किया है, तो टेक्निकली हम दोनों विक्टिम्स हैं। स्ट्रीट लाइट टिमटिमाई, फिर बंद हो गई। अंधेरे में मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, बस उसकी हंसी सुनाई दी। वैसे भी तुम्हारे पास अब खोने को क्या है? मुझसे शादी करोगे तो घाटा नहीं होगा। मैं कुछ देर चुप रहा। वो पेशेंटली इंतजार करती रही। ठंडी हवा चली तो मैं हल्का सा कांप गया। उसने अपनी एक्सपेंसिव स्कार्फ उतारकर मेरे गले में डाल दी। उसकी हल्की परफ्यूम की खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। शादी की खबर फैलते ही पूरा सर्कल हिल गया। सबको लगा सुवानी बस पे वांग से बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर रही है। वेडिंग सेरेमनी में जब उसने आई डू कहा, मैंने देखा पे वांग ऑडियंस में बैठा रो रहा था। वो कंट्रोल खोकर बीच में ही चला गया। मैंने सुवानी की तरफ देखा, लेकिन उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। शादी के बाद सुवानी ने मेरे साथ सरप्राइजिंगली अच्छा व्यवहार किया। उसने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया ताकि मैं हर वक्त उसके साथ रहूं। मैंने रीजन पूछा तो वो हंस पड़ी, इतना हैंडसम हस्बैंड घर पर अकेला छोड़ दूं? कहीं कोई चुरा ले गया तो? मैंने उसे सीरियस होने को कहा, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही मजाक करती थी। जेल के सालों ने मेरा शरीर बर्बाद कर दिया था। साधारण फीवर भी मुझे बुरी तरह तोड़ देता था। सुवानी ने फेमस डॉक्टर्स बुलाए, ट्रीटमेंट करवाया, तब जाकर हालत थोड़ी बेहतर हुई। एक दिन हॉस्पिटल में उसने मेरा हाथ पकड़कर बहुत धीरे कहा, पे शीचुआन, मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारी जान मेरी है, तुम मुझसे पहले नहीं मर सकते। उसकी आवाज मजाक जैसी थी, लेकिन आंखें नहीं। मैं उसकी उदासी समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। ठीक है, साथ बूढ़े होंगे। लेकिन आखिर में वादा तोड़ने वाली वो निकली। एक रात मुझे फोन आया, मिस्टर पे, सू मैडम की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं मॉर्ग पहुंचा। सू फैमिली टूट चुकी थी। मैंने सफेद चादर के नीचे पड़ी सुवानी को देखा और सिर्फ एक बात सोचता रहा, भगवान ने उसे सब कुछ दिया था, पावर, ब्यूटी, टैलेंट, लेकिन जिंदगी सिर्फ 34 साल। कितना अनफेयर था ये। उसका फ्यूनरल मैंने खुद अरेंज किया। 5 साल की शादी के बाद भी लोग हमारे रिश्ते पर विश्वास नहीं करते थे। पे वांग तो हमेशा इंतजार करता था कि हमारा रिश्ता टूटे, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुवानी अपनी पूरी प्रॉपर्टी, सारी शेयर्स, सब कुछ मेरे नाम कर जाएगी। सू फैमिली को इस फैसले से कोई एतराज नहीं था। बस जब वे लौटे तो उनकी झुकी हुई पीठ देखकर साफ समझ आता था कि कुछ ही दिनों में वे कितने बूढ़े हो गए थे। एक हफ्ते बाद सुवानी के लॉयर चेन साहब इनहेरिटेंस पेपर्स लेकर आए। जाते वक्त उन्होंने मुझे एक पुराना रिकॉर्डर दिया। ये मैडम सू की चीजों में मिला था, रिपेयर करवा दिया है, शायद आपको इसकी जरूरत पड़े। मैंने रिकॉर्डर ऑन किया। हल्की इलेक्ट्रिक नॉइज के बीच उसकी ठंडी धीमी आवाज गूंजी, पे शीचुआन, मैंने तुमसे शादी कभी पे वांग से बदला लेने के लिए नहीं की थी। मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। मैं कुछ सेकंड चुप बैठा रहा। अजीब बात यह थी कि मुझे शौक नहीं लगा, जैसे दिल कहीं पहले से ये जानता था। वो हल्का सा हंसी, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन हम बहुत पहले मिल चुके थे। तब तुम स्कूल के टॉप स्टूडेंट थे। टीचर्स तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरी मेंटर तो हर बार तुम्हारा नाम लेकर मुझे डांटती थीं। उसने मजाकिया अंदाज में उनकी आवाज इमिटेट की। सुवानी, अब मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, दूर रहो मुझसे। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वो गायब भी हो गई। रिकॉर्डर में उसकी आवाज फिर सुनाई दी, मैं उस वक्त तुम्हें बहुत डिसलाइक करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा तुम्हारी तरफ देखती रहती थी। शायद मैं थोड़ी पागल थी। फिर अचानक तुम्हारे जेल जाने की खबर मिली। सबने कहा इंटेंशनल असॉल्ट था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन पे फैमिली ने सारे सबूत इतनी सफाई से मिटा दिए थे कि कुछ हाथ नहीं आया। तब मैंने पे वांग को टारगेट किया। उस पल मुझे सब समझ आ गया। एंटरटेनमेंट सर्कल जिस लव स्टोरी की तारीफ करता था, वो असल में सिर्फ मेरे केस की सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता था। लेकिन पे वांग बेहद सावधान था। फिर भी सुवानी ने आखिरकार सच के कुछ टुकड़े जोड़ लिए थे।
अचानक मुझे शादी से पहले की एक बात याद आई। उस दिन वो अनयूजुअली एक्साइटेड थी। उसने पूछा था, शीचुआन, क्या तुम रिवेंज लेना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया था। नहीं, सब बराबर हो चुका है। अब जाकर समझ आया। उस दिन तक वो सच जान चुकी थी। उसने मेरे लिए सच्चाई खोजी और फिर मेरे लिए ही उसे हमेशा के लिए छिपा दिया। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। रिकॉर्डर में उसकी आवाज फिर आई, वैसे तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तुमने सबको धोखा दिया, मुझे भी। जब मैं तुम्हारे पास शादी का प्रपोजल लेकर आई थी, तुम्हारा वो शॉक्ड एक्सप्रेशन इतना क्यूट था कि मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ी थी। कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर पहली बार उसकी आवाज में शर्म और हिचक सुनाई दी। पे शीचुआन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकते? इस जिंदगी में शायद तुम्हारा जवाब नहीं सुन पाऊंगी, तो अगली जिंदगी में जब मैं तुम्हें ढूंढने आऊं तब बता देना। उसी वक्त रिकॉर्डर में ब्रेक्स की तेज आवाज गूंजी, लोगों की चीखें सुनाई दी, और फिर उसकी आखिरी आवाज, पे शीचुआन, मैं तुम्हें सच में बहुत 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 प्यार करती हूं। उसकी आवाज के आखिर में हल्की सी मुस्कान थी, और उसी पल मैं टूट गया। खाली लिविंग रूम में अब भी वो लिलीज रखी थीं जो कुछ दिन पहले वो घर लाई थी। मुझे लिलीज पसंद थीं, इसलिए वो बच्चे की तरह खुश होकर बोली थी, शीचुआन देखो, मैंने एक एक फूल खुद चुना है। अब से घर के सारे फूल मैं बदला करूंगी। उस वक्त उसकी आंखों में छोटे छोटे सितारों जैसी चमक थी। मैं उसे मना कैसे करता, लेकिन आखिर में वादा निभाने वाली मैं नहीं। वो निकली, वो चली गई, और अपने साथ उन लिलीज की आखिरी खुशबू भी ले गई। अब जाकर मुझे समझ आया, उस बर्फ जैसी शांत लड़की के दिल के नीचे कितना गहरा, कितना पागलपन भरा प्यार छिपा था। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद चेन लॉयर फिर मुझसे मिलने आए, इस बार इनहेरिटेंस ट्रांसफर के लिए। उनकी नज़र में मैं हमेशा एक काम पोलाइट इंसान था, ऐसा आदमी जो कभी ज्यादा खुश नहीं होता, ज्यादा दुखी नहीं होता। यहां तक कि सुवानी की मौत की खबर सुनकर भी मैं बस कुछ सेकंड चुप रहा था। मैं रोया तक नहीं। उन्हें कभी कभी लगता था सुवानी ने गलत इंसान से प्यार किया, लेकिन इस बार जब वे घर में आए तो उन्होंने मुझे सूख चुकी लिलीज को सीने से लगाए बैठे देखा। मेरा चेहरा बर्फ से भी ज्यादा सफेद लग रहा था। मैंने उनकी तरफ देखे बिना कहा, उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑर्फनेज को डोनेट कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं था। जाते जाते चैन साहब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मुड़कर पूछा, मिस्टर पे, क्या आपने कभी सू मैडम से प्यार किया था? मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। कई साल बाद मैं एक वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट बन चुका था, न जाने कितने ऑर्फन बच्चों की मदद कर चुका था। जब चैन साहब ने मुझे आखिरी बार देखा, मैं हॉस्पिटल बेड पर था। मैं सिर्फ 45 साल का था, लेकिन मेरे सारे बाल सफेद हो चुके थे। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे किसी को देख पा रहा हूं। मेरे चेहरे पर वैसी ही हल्की मुस्कान थी जैसी किसी टीनेजर की होती है। और तब मैंने धीरे से कहा, प्यार करता था, हमेशा से करता था। अचानक अंधेरे में किसी की रोती हुई आवाज गूंजी, शीचुआन, प्लीज अपने भाई को बचा लो, वो अभी इतना छोटा है। भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मेरे सामने पे वैंग घुटनों के बल रो रहा था। मॉम उसे पकड़कर सांत्वना दे रही थीं, और डैड मेरे हाथ कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। शीचुआन, क्या तुम अपने भाई की जगह जेल चले जाओगे? मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा, वहां सीसीटीवी नहीं था, सिर्फ तुम दोनों मौजूद थे। पपराजी ने सिर्फ पीछे से फोटो ली है, चेहरा साफ नहीं दिखता। बस तुम मान लो कि गलती से ही क्यांग को धक्का तुमने दिया था। पुलिस कुछ साबित नहीं कर पाएगी। तुम चिंता मत करो, जेल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, और बाहर आने के बाद पे फैमिली तुम्हें जिंदगी भर रखेगी। पिछली जिंदगी में भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन उनका वादा सिर्फ 1 साल चला। फिर मुझे सिंगल सेल से निकाल दिया गया। जेल में मारपीट, गालियां, बदला, सब झेलना पड़ा। एक बार खाने में पॉइजन मिला दिया गया था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डैड मुझसे मिलने आए थे, लेकिन उस दिन उनकी आंखों में सिर्फ इरिटेशन था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा था, ये जेल है, रिजॉर्ट नहीं, थोड़ा सफर करना पड़ेगा। और शीचुआन, शाओ वांग विदेश जा रहा है, शायद अब हम लोग तुमसे मिलने कम आ पाएं। उसके बाद वे फिर कभी नहीं आए। अब जब मैं उन्हें फिर सामने देख रहा था तो समझ पा रहा था कि इस पल उनका दर्द सच था,
लेकिन इंसान बदल जाता है। गिल्ट धीरे धीरे डर में बदल जाता है। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं, डैड का चेहरा जम गया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमेशा ओबीडियंट रहने वाला मैं उन्हें मना कर दूंगा। मैंने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, डैड, आपने मुझे 20 साल पाला है, उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा। लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी और के क्राइम के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, अनग्रेटफुल भी, लेकिन इस बार मैं उसके लिए जेल नहीं जाऊंगा। मैं दोबारा वही गलती करने के लिए वापस नहीं आया था। पिछली जिंदगी में सुवानी ने मुझे बचाया था। इस जिंदगी में मैं खुद को बचाऊंगा और फिर साफ हाथों से, बिना किसी दाग के उसकी जिंदगी तक पहुंचूंगा। मेरे इनकार से डैड बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैंने पे फैमिली का सब कुछ एंजॉय किया, लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहता। मॉम और पे वांग रोते रहे। जब उन्हें लगा कि मैं मानने वाला नहीं हूं, तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं भाग न सकूं। सिर्फ मेरी बड़ी बहन पे नांजी पूरे समय चुप रही। पिछली जिंदगी की तरह डैड ने मेरा फोन ले लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे पास एक दूसरा फोन भी है। मैंने बैकअप फोन खोला। न्यूज ऐप पर सबसे ऊपर वही खबर चल रही थी, ही क्यांग गंभीर रूप से घायल, कोमा में जाने की आशंका। ऑनलाइन बस कुछ ही क्लूज थे। एक ब्लरी फोटो जिसमें सिर्फ पीछे से किसी का सिलुएट दिख रहा था और पापराजी की एक लाइन। पे वांग और ही क्यांग कुछ देर अकेले थे। पुलिस शायद रास्ते में थी। मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलकर अनजाने में एक नंबर तक पहुंच गया। उंगलियां कॉल बटन पर रुक गईं। वो नंबर सुवानी का था। मैंने काफी देर तक स्क्रीन को देखा, लेकिन कॉल नहीं किया। पता नहीं क्यों, डर लग रहा था। डर कि शायद फोन उठाने वाली वो सुवानी ना हो जिसे मैं जानता था, और उससे भी ज्यादा डर कि कहीं ये सपना टूट गया तो। पिछली जिंदगी में उसकी मौत के बाद भी मैं उसका नंबर रिचार्ज करवाता रहता था। रातों में उसे मैसेजेस भेजता, कभी दिन भर की बातें, कभी शिकायतें, कभी बस उसका नाम, और हर बार रिप्लाई आता, शिचुआन, मैं यही हूं। वो उसकी ऑटो रिप्लाई सेटिंग थी। मरने से पहले उसने खुद लगाई थी। कितनी क्रूअल थी वो लड़की। ऐसे कैसे कोई किसी का दिल पकड़ लेता है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी इंसान उसे भूल ना पाए। मैंने धीरे से कर्टन हटाया। बाहर पुलिस खड़ी थी और थोड़ी दूर डैड की नजर मुझ पर टिक गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार मैंने मैसेज भेज दिया, सुवानी, क्या तुम मुझे बचाने आओगी? मॉम मुझे बाहर जाने से रोकना चाहती थी ताकि ब्लेम पूरी तरह मुझ पर आ जाए, लेकिन मैंने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने बैठते ही मैंने सीधे कहा, पिछली बार केस इसलिए क्लोज हुआ था क्योंकि मैंने खुद क्राइम एक्सेप्ट किया था। मैंने खुद अपना एलिबाई मिटाया था, लेकिन इस बार मैं इतना बेवकूफ नहीं बनूंगा। पे फैमिली के 20 साल के एहसान पिछली जिंदगी में ही खत्म हो चुके हैं। मैं उनसे नफरत नहीं करता, लेकिन बस अब और कुछ बाकी नहीं है। मेरी कामनेस के सामने पे वांग और भी नर्वस लग रहा था। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी, मॉम हिस्टेरिकली रो रही थीं। डैड मुझे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे मैंने उनका बेटा मार दिया हो। दोनों उसके साथ चले गए। घर अचानक बेहद खाली लगने लगा। तभी मेरी बड़ी बहन पे नांजी मेरे पास आकर रुकी। उसने धीमे स्वर में कहा, शिचुआन, अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं बचा, तुम यहां से चले जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर पुलिस कार की तरफ देखते हुए बोली, शिचुआन, तुम भी मेरे छोटे भाई हो। पिछली जिंदगी में भी उसने यही कहा था। उसने मुझे ब्लेम अपने सिर लेने से रोका था, लेकिन तब मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस बार मैंने तय किया कि मानूंगा। मैंने सूटकेस उठाया। दीदी, अपना ख्याल रखना। उसने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। तुम भी इस बार अपनी जिंदगी अपने लिए जीना। मैं पे हाउस से बाहर निकल आया। हवा चली और सूखे पत्ते सड़क पर बिखर गए। धूप शरीर पर पड़ रही थी, गर्म, शांत। और तभी अचानक कोई भागता हुआ मेरे सामने आकर रुका। पे शिचुआन, मैं आ गई। तुम ठीक हो ना? मैं ठिठक गया। मेरे सामने सुवानी खड़ी थी। काली ड्रेस, लंबा स्लिम फिगर, सुबह की धूप में चमकती हुई। उसका चेहरा हमेशा की तरह लेजी और कैफरी लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में साफ घबराहट थी। वो जल्दी जल्दी मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। जब उसे यकीन हुआ कि मैं घायल नहीं हूं, तब जाकर उसकी सांस सामान्य हुई। फिर उसकी नजर मेरे सूटकेस पर गई। तुम घर छोड़कर आ गए? मैं बस उसे देखता रह गया। इतनी यंग, इतनी जिंदा, इतनी पास। अचानक पिछले जन्म की काउंटलेस मेमोरीज दिमाग में उमड़ पड़ीं। उसकी मुस्कान,
उसकी लेजी आवाज, उसका मेरा हाथ पकड़कर शादी हॉल तक ले जाना, और आखिर में वो शाम जब उसने मुझसे पूछा था, पे शीचुआन, मुझसे शादी करोगे? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उससे नजर ही नहीं हटा पा रहा था। फिर अचानक वो घबरा गई। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? तभी एहसास हुआ मैं सच में रो रहा था। मुझे खुश होना चाहिए था, मैं उसे फिर से देख पा रहा था, लेकिन पिछले जन्म का सारा दर्द, सारी लोनलीनेस, सारी अधूरी बातें आंसुओं बनकर बाहर निकलने लगीं। और सु वानी, वो बस चुपचाप मेरे साथ खड़ी रही। काफी देर बाद उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी बच्चे को मना रही हो। शीचुआन, मत रो। किसने हर्ट किया तुम्हें? मैं उसका बुरा हाल कर दूंगी। मैंने उसकी स्लीव कसकर पकड़ ली। नहीं, बदला नहीं चाहिए। इस जिंदगी में मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वो मुझे अपने अपार्टमेंट ले गई। मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता था। पिछली जिंदगी में उसकी मौत के बाद मैं यहीं लंबे समय तक रहा था, लेकिन शायद मेरी फेमिलियर मूवमेंट्स देखकर वो थोड़ा रुक गई। जब मैं बिना सोचे सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया, उसकी नजरें कुछ पल के लिए गहरी हो गईं। मिरर में अपनी सूजी हुई आंखें देखकर मैंने धीरे से सांस छोड़ी। मैंने सोचा था इस बार उसे कामली फेस करूंगा, लेकिन हर बार उसकी मौजूदगी मुझे कमजोर बना देती थी। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया में एक बात पर मुझे सबसे ज्यादा यकीन था, सुवानी मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। मैं बाहर आया तो वो दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, अब बताओ, रो क्यों रहे थे? इस बार मैंने कुछ नहीं छिपाया। मैंने पूरा सच बता दिया। कैसे पे फैमिली मुझे फंसाना चाहती थी, कैसे मैंने मना कर दिया। सब सुनने के बाद उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। तो उन्होंने सच में तुम्हें स्केपगोट बनाना चाहा? मैंने सिर हिलाया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। ही क्यांग अभी कोमा में है। कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। पुलिस फिलहाल पे वांग पर शक कर रही है, लेकिन टेक्निकली तुम्हारा नाम भी इसमें आ सकता है। उसका चेहरा और डार्क हो गया। मैंने अचानक बात काट दी। सु वानी, मुझे भूख लगी है। वो रुक गई, फिर हेल्पलेस होकर हंसी। ठीक है, मैं कुछ बनाती हूं। पिछली जिंदगी में मेरे स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस थे। तब उसने स्पेशली मेडिसिनल कुकिंग सीखना शुरू किया था। मैं हमेशा सोचता था कि उसे पहले से कुकिंग आती होगी, लेकिन आज जब उसने नूडल्स बनाकर मेरे सामने रखे, जो लिटरली एक लंप बन चुके थे, तब मुझे एहसास हुआ सुवानी जैसी रिच यंग लेडी ने जिंदगी में कभी किचन टच तक नहीं किया होगा। उसने ये सब सिर्फ मेरे लिए सीखा था। मैंने चॉपस्टिक से एक बाइट लिया। बहुत ज्यादा सॉल्टी था, लेकिन वो बड़ी उम्मीद से पूछ बैठी, कैसा है? उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन जब उसने पूछा था, पे शीचुआन, क्या तुम मुझे पसंद कर सकते हो? मैंने सिर झुकाया, आंखों की जलन छिपाते हुए जोर से सिर हिलाया। बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत पसंद आया। आखिर में वो नूडल्स डस्टबिन में गए, क्योंकि मैं खाते खाते फिर रो पड़ा। सुवनी को लगा खाना इतना खराब बना कि मैं रोने लगा। उसने खुद टेस्ट किया और अगले ही सेकंड बोल उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। हे भगवान, इतना खराब कैसे बना? उसका अनॉयड एक्सप्रेशन इतना क्यूट था कि मैं हंस पड़ा। घर का भारी माहौल थोड़ा हल्का हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, फ्यूचर में तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। वो क्यूरियस होकर बोली, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर में इकलौता कस्टमर हूं। उसकी आंखें हल्का सा चमकी। कुछ सेकंड वो मुझे चुपचाप देखती रही, फिर धीमे स्वर में पूछा, पे शीचुआन, फ्यूचर में मैं तुम्हारी क्या लगती हूं? मैं कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में वही कॉन्फिडेंस था, जैसे वो आंसर पहले से जानती हो। मैंने धीरे से कहा, तुम मेरी लवर हो, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। मुझे लगा सुवानी शायद चौंक जाएगी या फिर शर्माकर नजरें हटा लेगी, लेकिन उसने बस धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आंखों के किनारे हल्के से मुड़े होठों पर मुस्कान आ गई। पहली बार उसकी यूजुअल केयरलेस स्माइल गायब थी। इस बार वो सचमुच खुश लग रही थी। उसने बहुत धीरे कहा, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं उसकी आंखों के किनारे चमकते आंसू देखता रह गया। अचानक मन हुआ, जानू ये आंसू कैसे होते हैं, सोचा, और अगले ही पल उसके करीब झुक गया। मैंने उसकी आंखों के किनारे हल्का सा किस कर लिया। वो पूरी तरह स्टन्ड रह गई, और मैं हंस पड़ा। सुवानी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। पिछली जिंदगी में ये कह नहीं पाया था, तो इस बार सुन लो, मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता था।
उस रात सोने से पहले सू वानी ने खुद आकर मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाली। फिर बोली, अगर डर लगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। जाने से पहले उसने अपने गले से वो जेड पेंडेंट उतारा जो बचपन से पहनती थी। वो सेफ्टी चार्म था, उसकी माँ ने उसकी कमजोर सेहत के लिए मंदिर से मंगवाया था। अब उसने वो मेरी हथेली में रख दिया, जैसे अपनी सारी दुआएं मुझे दे रही हो। मैं पेंडेंट कसकर पकड़े रहा, दिल लगातार तेज धड़क रहा था, जब तक वो कमरे से बाहर नहीं चली गई। मैं बस उसे देखता रहा। दरवाजा बंद हुआ तो अचानक एहसास हुआ कि मेरे गाल दर्द कर रहे हैं। मैं लगातार मुस्कुरा रहा था, दिल भी अजीब तरह से भरा भरा लग रहा था। सू वानी हमेशा ऐसी ही थी, ऊपर से केयरलेस सोशल बटरफ्लाई, लेकिन असल में दुनिया की सबसे जेंटल इंसान। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। थोड़ा एक्साइटमेंट था, थोड़ा डर भी। मैंने कई बार फोन उठाया फिर रख दिया। कॉल करूं, अगर वो सो गई हो तो? आखिर मैंने मैसेज भेज दिया। सो गई क्या? सेंड करते ही रिग्रेट हुआ। इतनी छोटी बात के लिए मैसेज क्यों किया? मैं अनसेंड करने ही वाला था कि बाहर फुटस्टेप सुनाई दिए। अगले ही पल दरवाजा खुला। मैंने सिर उठाया। सू वानी सामने खड़ी थी, चांदनी खिड़की से उसके कंधों पर गिर रही थी। वो हल्का सा झुककर बोली, शीचुआन, क्या हुआ? मैसेज भेजे मुश्किल से 1 मिनट हुआ था और वो ऑलरेडी यहां थी। उसने सच में अपना वादा निभाया था। उसने कहा था वो आएगी, तो चाहे कितनी भी रात हो वो आती। शायद मेरी तरह वो भी सोई नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि कहीं मुझे उसकी जरूरत पड़ जाए। ये सोचते ही मेरा दिल कसकर भर आया। उसके बाद मैं लगभग आधा महीना उसके अपार्टमेंट में रहा। सबसे पसंदीदा वक्त वो होता था जब वो किचन में खाना बनाने की कोशिश करती और मैं दरवाजे से टिककर उसे देखता रहता। कभी सब्जियां काट देता, कभी बस क्वाइटली उसे देखता रहता। वार्म येलो लाइट में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लगता था। इस वक्त की सू वानी फ्यूचर वाली कोल्ड बिजनेसवुमन नहीं थी। अभी वो यंग थी, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड, थोड़ी चाइल्डिश भी। ये उसकी जिंदगी का वो हिस्सा था जिसे मैं पिछली जिंदगी में कभी जान ही नहीं पाया। कभी कभी वो अचानक मेरी तरफ देखती और उसकी आंखों में जो प्यार होता वो छिपता ही नहीं था। उस पल मुझे पहली बार सच में एहसास हुआ, मेरी जानकारी के बाहर वो लड़की सचमुच पूरी ईमानदारी से मुझे प्यार करती रही थी। धीरे धीरे उसकी कुकिंग भी बेहतर होने लगी, लेकिन उसी दौरान पे फैमिली आखिरकार चुप नहीं बैठी। मुझे पता था वो आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतने नीचे गिर जाएंगे। उन्होंने ही क्यांग के मैनेजर को खरीद लिया। मीडिया के सामने उसने बयान दिया कि असली कल्प्रिट मैं हूं। कुछ ही घंटों में पूरा इंटरनेट मेरे खिलाफ हो गया। कैमरा के सामने मॉम रोते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शीचुआन ऐसा कर सकता है। वो हमेशा बहुत ओबीडियंट बच्चा था, लेकिन अब खुद बचने के लिए अपने भाई पर इल्जाम डाल रहा है। पे वांग उनकी बाहों में रो रहा था। मॉम, शायद भैया से गलती हो गई। अगर उन्हें बचाने के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। दोनों माँ बेटे मीडिया के सामने ऐसे रो रहे थे जैसे सबसे बड़े विक्टिम्स वही हों। फिर डैड कैमरा की तरफ देखकर बोले, पे शीचुआन, पे फैमिली ने तुम्हें इतने साल पाला है, अब वक्त है कि तुम अपने किए की जिम्मेदारी लो। वीडियो वायरल होते ही पूरा इंटरनेट पागल हो गया। फेक यंग मास्टर होकर भी इतना एहसान फरामोश? पे फैमिली ने पाला और यही रिटर्न दिया? जेल भेजो इसे। मेरे सोशल अकाउंट्स तक निकाल लिए गए। हर दिन गालियां, थ्रेट्स, मैसेजेस। पुराने क्लासमेट्स तक फोन करने लगे। कुछ जेन्युइनली कंसर्न थे, कुछ चाहते थे मैं क्राइम एक्सेप्ट कर लूं। बाकियों को मैंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ जब तक पुलिस ऑफिशियली मुझे सस्पेक्ट नहीं मानती। मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। सेल्फ प्रूफ के ट्रैप में फंसना सबसे बड़ी गलती होती। उस दिन सू वानी जल्दी घर लौटी। दरवाजा खुलते ही बोली, मैं मदद कर सकती हूं। मैं मुस्कुराया, जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। लेकिन बात पूरी करते करते अचानक मुझे पिछली जिंदगी की एक मेमोरी याद आ गई। तब भी इंटरनेट पर मेरे बारे में बातें होती थीं। लोग कहते थे मैं एक्स कॉन्विक्ट हूं, कहते थे मैं सू वानी के लायक नहीं। उस वक्त सू वानी चाहती थी कि हम दोनों पब्लिक अपीयरेंस दें, लॉयर्स भेजें, रूमर्स खत्म करें, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा था साइलेंस बेहतर है। मैं नहीं चाहता था उसकी इमेज मेरे पास्ट की वजह से खराब हो। उस दिन लिविंग रूम में लाइट्स बंद थीं, सिर्फ सनसेट की हल्की रोशनी बची थी। काफी देर चुप रहने के बाद उसने अचानक हंस दिया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नहीं हंस रही थीं। उसने धीरे से कहा था, पे शीचुआन, तुम साफ दिल के इंसान हो। मैं किसी को तुम्हारी तरफ उंगली उठाने नहीं दूंगी। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोला
और जाते जाते मैंने बस उसकी अकेली पीठ देखी थी। तब मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ था। मैंने सोचा था चलो बाद में मान जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उसकी मौत के बाद मैं खुद से बार बार पूछता रहा, मैंने उसे रीअश्योर क्यों नहीं किया, मैंने उसे प्यार क्यों नहीं कहा। मैं जानता था वो मुझसे प्यार करती है, मैं सब समझता था, लेकिन मैं सेल्फिश था। मुझे लगता था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसलिए मैं उसके प्यार को नेचुरली मिलने वाली चीज समझता रहा, जब तक वो चली नहीं गई। अब दोबारा मौका मिला था, और इस बार मैं कोई दूरी नहीं चाहता था। ना हेजिटेशन, ना स्लो रोमांस, ना बेकार की रिस्ट्रेंट। मैं बस उसके साथ रहना चाहता था। मैंने अचानक उसे कसकर बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूम लिया। सांसें उलझ रही थीं। मैंने उसके करीब फुसफुसाया, ठीक है, इस बार तुम मेरी मदद करो। सुवानी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर रह गई। फिर उसने मुझे और गहराई से अपनी तरफ खींच लिया। काफी देर बाद मैं थककर सोफा पर पड़ा था, लेकिन फिर भी उसे छोड़ नहीं रहा था। मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। फिर भी मैं सोना नहीं चाहता था। अब भी डर लगता था कि कहीं ये सपना ना हो। सुवन्नी झुकी और उसने मेरे गाल पर हल्का सा किस किया। मैं यहीं हूं शीचुआन, सो जाओ, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। मैंने हल्के से हूं कहा और आखिरकार थककर नींद में डूब गया। लेकिन अगले ही पल मैं अचानक घबराकर जाग उठा। कमरा काले सफेद सन्नाटे में डूबा हुआ था। बेडसाइड टेबल पर ठंडा पड़ चुका पानी रखा था। उसके पास सफेद दवाइयों की स्ट्रिप्स। मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा। कमरा खाली था। वो नहीं थी। मेरा सिर अचानक दर्द से भर उठा। यादें टूटे हुए ग्लास की तरह दिमाग में लौटने लगीं। रिकॉर्डर की वो आवाज, उसकी आखिरी कन्फेशन। शीचुआन, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं कुछ सेकंड खाली नजरों से सामने देखता रहा। फिर धीरे धीरे समझ आया, वो सब सपना था। इतना खूबसूरत, इतना क्रूअल सपना। मैंने सीने को कसकर पकड़ लिया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। आंसू लगातार गिरते रहे। तभी अचानक दरवाजा खुला। शीचुआन, क्या हुआ? मैंने सिर उठाया। सुवन्नी मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। मैं स्टन्ड होकर उसे देखता रह गया। वो जल्दी से मेरे पास आई और मुझे पकड़ लिया। मैं बस बाहर गई थी, तुम्हें अकेला छोड़ने का इरादा नहीं था। मैंने उस मैनेजर को ढूंढ लिया जिसे पे फैमिली ने खरीदा था, और उस क्लीनर को भी, जिसने खुद देखा था कि ही क्यांग को किसने धक्का दिया। पे वांग अरेस्ट हो चुका है, और पे फैमिली पर भी केस होगा। अब कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। वो धीरे धीरे मेरी पीठ थपथपा रही थी, जैसे किसी नाइटमेयर से जागे बच्चे को शांत कर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी हार्ट बीट मेरे सीने से टकरा रही थी। स्ट्रॉन्ग, वार्म, रियल। और तब जाकर मैं मुस्कुराया। कुछ नहीं, मैंने धीरे से कहा, बस तुम्हारी याद आ गई थी। मैंने उसके बालों में चेहरा छिपा लिया। सुवानी, क्या मैंने कभी बताया मैं सच में बहुत बहुत प्यार करता हूं तुमसे? वो हंस पड़ी। फिर उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं शीचुआन। इतने सालों बाद दोनों ने आखिरकार एक दूसरे को अपना प्यार कह दिया। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त रोक नहीं सकता। ना दूरी, ना मौत, ना दूसरी जिंदगी। मैं भी रीबॉर्न हुई थी। पिछली जिंदगी खत्म होने के बाद मैं सबसे पहले पे फैमिली के घर गई, और वहां मैंने उसे देखा। पे शीचुआन, वही कोल्ड ब्रिलियंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, पूरे कैंपस का अनरीचेबल जीनियस। ना उसकी आंखों में वो थकान थी, ना वो टूटा हुआ खालीपन। पिछली जिंदगी वाला शीचुआन बाहर से जेंटल था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। जेल ने उससे उसकी नींद छीन ली थी। वहां लोग उसे रात रात भर जानबूझकर डराते थे, तंग करते थे। इसलिए बाहर आने के बाद भी हल्की सी आवाज पर उसकी आंख खुल जाती थी। फिर वो पूरी रात नहीं सो पाता था, लेकिन अगली सुबह वो फिर भी परफेक्टली काम करता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा शीचुआन, वो बर्फ जैसा नाजुक भी था और पहाड़ के पेड़ जैसा मजबूत भी। ऐसा इंसान जिसे देखकर दिल भर आता था। मैं उससे प्यार भी करती थी और सीक्रेटली उसे एडमायर भी। स्कूल ओरिएंटेशन के दिन वो स्टेज पर स्पीच दे रहा था। मैं ऑडियंस में बैठकर उसे देख रही थी। साफ यूनिफॉर्म, छोटे नीटली सेट बाल, ब्राइट कॉन्फिडेंट आंखें। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, चार्म था। पूरा हॉल उसे देख रहा था, लेकिन मैं सिर्फ एक बात सोच रही थी,
काश वक्त यहीं रुक जाए। काश मेरा शीचुआन कभी वो दर्द न झेले। ना जेल, ना ह्यूमिलिएशन, ना वो अकेलापन। वो हमेशा ऐसा ही रहे, सीधा, साफ, खुलकर हंसने वाला। मुझे पहले से पता था कि पे वांग ट्रबल में पड़ने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही उस हॉलवे में कैमराज लगवा दिए थे। मैं प्रूफ रिलीज करने ही वाली थी, तभी शीचुआन का मैसेज आया, सु वानी, क्या तुम मुझे बचाने आओगी? उसी पल मुझे समझ आ गया, वो भी वापस आ चुका था। मैं जानना चाहती थी इस बार वो क्या करेगा। क्या वो फिर खुद को सैक्रिफाइस करेगा? लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। उसने पे फैमिली छोड़ दी। मैंने उसे दूर से सूटकेस लेकर सड़क पर चलते देखा। उस दिन धूप बहुत गर्म थी, और जब उसने मुझे देखा तो वो मुस्कुराया, इतनी खूबसूरत मुस्कान कि मुझे लगा पूरी दुनिया उसी पल रुक सकती है। मैं उसे घर ले आई। मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बड़ी मेहनत से टेरेबल नूडल्स बनाए, जानबूझकर उसे धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स नोटिस करने दी। जब वो मेरी वजह से इमोशनल हुआ तो मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके आंसू देखकर मेरा दिल दुखने लगा। तब मैंने सोचा, कोई बात नहीं, मैं उससे प्यार करती हूं, बस वही काफी है। वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, अब उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उसने अचानक मुझे बाहों में भर लिया, इतनी मजबूती से जैसे डरता हो मैं गायब हो जाऊंगी, और उसने कहा, सु वानी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उस पल मुझे सच में लगा जैसे पूरी दुनिया फूलों से भर गई हो। मैंने मुश्किल से अपनी आंखों की नमी रोकी, फिर उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, मैं भी, पे शीचुआन, मैं भी सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लोग कहते हैं, जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं वे आखिरकार मिल ही जाते हैं, और मुझे लगता है जिस दिन वो दोबारा मिलते हैं उस दिन धूप जरूर गर्म होती है।